ये शिक्षा मंत्री जो हैं ये अशिक्षित मंत्री हैं, समझे ना। इनको अगर शिक्षित ये होते तो इस तरह की बयानबाजी वो नहीं कर सकते। कांके जा कर के इलाज कराना चाहिए हॉस्पिटल में, इस तरह की बात बोलने की उनकी मानसिक स्थिति लगती है कि ठीक नहीं है। वो प्रोफेसर हैं कि नहीं है ये भी हमको डाउट लगता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। हमारे साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे? रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। देखिए, ये शिक्षा मंत्री जो हैं ये अशिक्षित मंत्री हैं, समझे ना। इनको अगर शिक्षित ये होते तो इस तरह की बयानबाजी वो नहीं कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ कि पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी हिंदू की संस्कृति, जिस संस्कृति के हम लोग पोषक हैं, उस संस्कृति का दस्तावेज रामायण है और हम हर चीज़ को रामायण से जोड़ करके अपने सामाजिक अस्तित्व को कायम करते हैं। हम कहते हैं कि राम के तरह पति हो, राम के तरह भाई हो, राम राज्य के तरह राज्य हो। और उस राम के बारे में, उस रामायण के बारे में, जो पुरुषोत्तम राम के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, इससे और दिवालियापन वाला बात कुछ नहीं हो सकता है। शायद उनको कांके जा कर के इलाज कराना चाहिए हॉस्पिटल में, इस तरह की बात बोलने की उनकी मानसिक स्थिति लगती है कि ठीक नहीं है। इस तरह के बयानबाजी करने वाले आदमी कभी भी वह जो है सो देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। और ऐसे मंत्री को हम कहेंगे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारा उप मुख्यमंत्री जी मेरे आदरणीय हैं, ऐसे आदमी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। अच्छा, वो तो प्रोफेसर भी हैं, उसके बावजूद इस तरीके का बयान क्या लगता है? वो प्रोफेसर हैं कि नहीं है ये भी हमको डाउट लगता है। कहा कि अगर वो प्रोफेसर होते और वो रामायण को देखते और वह रामचरितमानस के बारे में इस तरह की बात में, जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करता है कि अगर व्यक्तित्व अगर कोई है तो पूरे देश में राम का व्यक्तित्व है, पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व है, समझे ना। और उसके बारे में इस तरह की बात उन्होंने कर दिया। यह तो एक समझिए कि मैंने ऐसा कुछ एक साधारण अनपढ़ इलिटरेट आदमी भी नहीं इस तरह का सोच सकता है, जिस तरह का वो सोच करके इस तरह का बयान दिए हैं। वो तो पूरा देश आज इस बात के लिए दुख मना रहा है। और ऐसे व्यक्ति कैसे शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, ये तो शिक्षा का भट्ठा बैठा देंगे, समझे ना। अच्छा, बिहार में एक तरफ जहां जातीय गणना हो रही है, क्या लगता है अब तो जातीय गणना से सबका पता चल जाएगा कौन कितनी संख्या है? बहुत अच्छी बात है। अगर नीतीश बाबू इस काम को कराना चाहते हैं, केंद्र तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो कराने के लिए हैं, तो जातीय गणना में हमें तो यही पता चला है मुजफ्फरपुर में कि पेंसिल से लिखा जा रहा है, पेंसिल से गणना लिखा जा रहा है। और कल होकर उसको मिटा करके और किसी की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा और किसी को घटा दिया जाएगा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तो कैलकुलेटेड है। वह किसी को उसी में से घटा देंगे या किसी को बढ़ा देंगे। इस तरह के जो कार्रवाई कर, मैंने डीएम साहब को ये बात बोला है कि ऐसे जनगणना करने जातीय गणना करने वाले को पनिश्ड कीजिए, क्योंकि जो पेंसिल से लिख करता है, कलम से कहता है कि इस पर कलम से दस्तखत कीजिए। अब पेंसिल से हम लिखेंगे तो क्या पेंसिल से लिखना उचित है, समझे ना। इस तरह की जनगणना जो अगर हो रही है बिहार के अंदर में, तो ये तो अत्याचार है। जातीय जनगणना में भूमिहारों की संख्या तो पता चल जाएगी। हम कहते हैं भूमिहारे की क्या है, पता चल जाएगी, सबकी पता चल जानी चाहिए है क्या, इसमें क्या दिक्कत है। अगर भूमिहार हो तो भूमिहार की संख्या पता चल जाए, हमारे अनुसूचित जाति का पता चल जाए, हमारे सभी जाति का पता चल जाए, इसमें विरोध क्या है। करावे, लेकिन सही होना चाहिए। ये आकलन जो पेंसिल से लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, ये कहीं से इंस्टिगेटेड है और इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। अच्छा, लेकिन जब जनसंख्या का जो पता चलेगी जनसंख्या, उस अनुसार फिर टिकट को लेकर भी बातें आएंगी। अरे भाई, हमारा गरीब भाई को अगर आरक्षण ज़्यादा ही मिल जाएगा, हमको संरक्षण मिल जाएगा, तो आरक्षण संरक्षण से देश समृद्ध होगा।
न यहाँ आरक्षण मिल रहा है न संरक्षण मिल रहा है। हमको तो संरक्षण चाहिए, आरक्षण हम कहाँ मांग रहे हैं। अरे फॉरवर्ड क्लास के लोग तो कहता है कि संरक्षण दीजिए, हमारी जान बचाइए, हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। आरक्षण नहीं, आरक्षण तो हमारे वैसे भाई को दीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। और अगर सचमुच में पूछिए तो अब गरीब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में है। तो आर्थिक जनगणना कर रहे हैं, तो ये मेरे सरकार आप आर्थिक जनगणना, तो इसमें जो गरीब है वह किसी जाति का है उसको आरक्षण दीजिए, जो थोड़ा समृद्ध है उसको कम आरक्षण दीजिए, और जो बिल्कुल समृद्ध है उसको बिल्कुल मत दीजिए। कई पार्टियां कहती हैं कि भूमिहारों को सम्मान नहीं देती, कई लोग कहते हैं कि भूमिहारों को सम्मान नहीं मिलता। अगर संख्या बल होगा तब सम्मान मिलेगा आपको? देखिए, भूमिहार समाज जो है वह अपने टैलेंट से काम करता है, और वो अपने उसको देखिए, आज हम लोग क्या है, हम लोगों को तो कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो 2000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। हम तो भूमिहार समाज को कहते हैं कि तुम एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनो ना, काहे के लिए तुम एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार हो, समझे ऐसा। लेकिन माहौल ख़राब हो जाएगा तो न कोई एम्प्लॉयज रहेगा न एम्प्लॉयर रहेगा। माहौल ठीक होना चाहिए बिहार का, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कल आप वैशाली लोकसभा के कई इलाकों में घूमे हैं, साहिबगंज में घूमे हैं, क्या लगता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी वहाँ पर ऐलान कर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये चुनाव होगा 24 में, यहाँ से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 1994 में हम चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो गठबंधने में वो रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए हैं तो हम लोग वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, ताकि कोई भी कैंडिडेट हो तो भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ फहराए। इसलिए हम वहाँ पर गए थे। और दूसरी चीज़ थी कि राम सबद बाबू वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे, मुखिया भी रहे, कई एक पोस्ट पर रहे हैं। उनका वो 3 ही तारीख का उनका जन्मदिन था, लेकिन संजोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उस दिन उनका जन्मदिन मनाना संभव नहीं था। इसलिए उनके परिवार के लोग ने 3 तारीख की जगह पर साप्ताहिक उनका जन्मदिवस मनाया, जिसमें हजारों लोग आए, सैकड़ों कंबल गरीब को दिया गया, बहुत सारे वहाँ पर अति किए। जिससे बीजेपी लड़ेगी चुनाव? बीजेपी लड़ेगी, ये नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है कि वहाँ से बीजेपी लड़ेगी। और ये पहली बार 94 के बाद में बीजेपी लड़ने जा रही है। इसलिए बीजेपी को, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, और बीजेपी का परचम वैशाली के जहाँ जनतंत्र की जननी भूमि है वहीं पर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के बोले हैं, वहाँ से एक आवाज़ उठनी चाहिए और नरेंद्र भाई मोदी भारी बहुमत से सरकार बनावे केंद्र की। इसका आगाज जनतंत्र की भूमि वैशाली से शुरुआत हुआ है। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इलाज कराने की जरूरत है क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहीं वैशाली लोकसभा को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा वहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी और बीजेपी का वहां परचम लहराएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।